दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 13वां एपिसोड है और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से या फिर चैनल के होम पेज पर जाकर इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे की ओर। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों बब्बन तांत्रिक ने अपनी चालाकी से उस ठरकी चुड़ैल को खत्म किया था, लेकिन उसे खत्म करने के चक्कर में बब्बन तांत्रिक के सर पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। दरअसल बब्बन ने काफी बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे दे मारे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक बेहोश हो गया। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन को उठाकर लेकर आए थे अपने शमशान घाट में, लेकिन वहां पर बब्बन का कोई उपचार नहीं हो पा रहा था। बब्बन के सर से काफी खून बहे जा रहा। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें इसके उपचार के लिए जाना होगा द्रोणागिरी पर्वत पर। वहां पर आज भी कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनसे तुम्हारा उपचार किया जा सकता है। और इसके बाद तांत्रिक गुरु का आदेश लेकर बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा द्रोणागिरी पर्वत पर। पूरी रात चलकर बब्बन तांत्रिक उस पर्वत के ऊपर चढ़ा था और वहां ऊपर चढ़ने के बाद उसने देखा कि वहां तो एक पूरा गांव बसा हुआ है। और बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से पूछा उन औषधियों के बारे में जिनसे उसका उपचार किया जा सकता था। इसके बाद उन गांव वालों ने बब्बन को बताया कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर तुम्हें एक और गांव मिलेगा और वहां पर वो लोग जानते हैं उन औषधियों को, क्योंकि वो औषधियां इस पहाड़ की चोटी पर मिलती हैं। अभी भी पहाड़ की वो चोटी काफी ऊंचाई पर थी और फिर बब्बन तांत्रिक रात भर चलकर सुबह के समय पहुंचा था उस पहाड़ की चोटी पर, जहां पर बसा हुआ था एक बहुत ही प्यारा गांव। उस गांव के अंदर काफी ज्यादा घर नहीं थे, बस 100-150 के आसपास घर थे। बब्बन तांत्रिक सूरज निकलते ही उस गांव में जा पहुंचा था और वहां जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से उन औषधियों के बारे में पूछा जिनसे उसका उपचार हो सकता था। और इसके बाद उन गांव वालों ने उन औषधियों के बारे में बब्बन को बताया था। बब्बन ने उन औषधियों को अपने सर पे लगाया और फिर बब्बन तांत्रिक के वो घाव जैसे पुरने लगे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उसी गांव में रुका रहा। लगभग 6-7 दिन तक बब्बन तांत्रिक उसी गांव के अंदर था। बब्बन रुका हुआ था उस गांव के सरपंच के घर पर और इन 6-7 दिनों के अंदर ही बब्बन ने उस सरपंच को और पूरे गांव वालों को अपने साथ हुए उन किस्सों के बारे में बता दिया। बब्बन ने उन गांव वालों को बताया कि वो कितना महान तांत्रिक है और उसने अब तक न जाने कितने ही भूत प्रेतों का, पिशाचों का, चुड़ैलों का और एक से एक बड़ी शक्तियों का सामना किया है। हर शाम बब्बन तांत्रिक अपनी चारपाई को गांव वालों के बीचों बीच ले लेता और गांव वालों को हर रात अपने किस्से सुनाता। गांव वाले भी बब्बन के इन किस्सों को काफी आराम से सुनते थे, क्योंकि उसके इन किस्सों में मजा ही इतना आता था। बब्बन तांत्रिक को उस गांव में रहते हुए अब लगभग 10 से 15 दिन बीत चुके थे और बब्बन तांत्रिक पूरी तरह से ठीक हो चला था। और बब्बन ने ये सोच लिया था कि अगले दिन ही वो इस गांव को छोड़कर वापस से अपने तांत्रिक गुरु के पास चला जाएगा। वहां जाकर और नई नई विद्याएं सीखेगा और सीखेगा कि आखिर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। लेकिन उसी रात उस गांव के अंदर एक अजीबोगरीब घटना हुई। दरअसल उस रात गांव के सरपंच का लड़का खाना खाने के बाद रात के समय में उस गांव में इधर उधर घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन काफी रात बीत जाने के बाद भी सरपंच का वो लड़का घर वापस नहीं आया। काफी देर तक उसके घर वापस ना लौटने के बाद सरपंच को चिंता होने लगी और सरपंच ने गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर वो गाँव में इधर उधर उस लड़के को ढूंढने लगा। और फिर गांव से बाहर जाकर उन गांव वालों ने उस लड़के को ढूंढा, लेकिन काफी ढूंढा रकोरी करने के बाद भी वो लड़का कहीं नजर नहीं आया। बब्बन तांत्रिक सरपंच के साथ मिलकर उस लड़के को ढूंढ रहा था और काफी देर तक ढूंढने के बाद सरपंच और बब्बन तांत्रिक को उस लड़के के पैर नजर आए। दरअसल उस लड़के के दोनों पैर उसके धड़ से अलग थे और उसके धड़ का कहीं नामो निशान नहीं था, बस उसके पैर पड़े हुए थे और उन पर भी कट के निशान थे, जैसे उसके पैरों को किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच डाला हो। और इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बब्बन तांत्रिक और सरपंच को नजर आई एक कटी फटी लाश, जिसका पूरा मांस उधेड़ा हुआ था और उसके शरीर में खून का एक कतरा नहीं था, जैसे किसी ने उसका पूरा खून जैसे निचोड़ लिया हो। और ये सब देखकर वो सरपंच बिलक बिलक कर रोने लगा, क्योंकि उसके इकलौते बेटे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद सरपंच और गांव वालों को लगा
कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसके बेटे को मार डाला है और इसके बाद सरपंच के बेटे का क्रियाक्रम किया गया। वैसे तो बब्बन तांत्रिक अगली सुबह ही उस गांव से निकलना चाहता था, लेकिन जब उस लड़के की इस तरह से मौत हुई तो बब्बन तांत्रिक को उस गांव से निकलना ठीक नहीं लगा और फिर बब्बन तांत्रिक कुछ और दिनों के लिए उस गांव में रुक गया। गांव वाले सरपंच के बेटे की मौत के कारण काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगली रात उनके लिए खौफनाक रात साबित होने वाली है, क्योंकि अगली रात भी उस गांव के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और जब उनकी लाशों को ढूंढा गया तो उनकी लाशें भी उसी हालत में मिली थीं। उनके शरीर से भी मांस पूरी तरह से गायब था, जैसे किसी ने नोच नोच कर उनके मांस को खा लिया हो और उनके शरीर में खून का एक कतरा नहीं था। इसके बाद गांव वाले और सरपंच ये समझ चुके थे कि जरूर उस गांव के अंदर कोई जंगली जानवर आ गया है। वो गांव जंगल के बीचों बीच तो बसा ही हुआ था, इसलिए वहां पर अक्सर जंगली जानवर आया करते थे और इस तरह से लोगों का शिकार किया करते थे। और अब की बार भी हो सकता था कि वहां कोई जंगली जानवर आया हो। और फिर उस गांव के सरपंच ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अगली रात गांव के सभी हट्टे कट्टे नौजवान गांव के चारों तरफ लाठी और भाले लेकर खड़े हो गए, ताकि जब भी कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो सीधा उस पर वार किया जा सके। लेकिन शायद उन गांव वालों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ जाएगा। अगली रात जब वो गांव वाले लाठी और भाले लेकर बैठे हुए थे तो उन्हें किसी के घुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगीं और ऐसा लगा कि कोई उनके पास आ रहा है। ये आवाज पूर्व दिशा से आ रही थी और उस आवाज को सुनकर सभी गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा हो गए और सभी गांव वालों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच से एक 2 पैरों पर चलता हुआ काफी बड़ा और विशालकाय इंसान जैसा दिखने वाला एक जानवर निकल कर आ रहा है। वो देखने में काफी विशालकाय था और ऐसा जानवर गांव वालों ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे देखते ही गांव वालों के बीच भगदड़ मच गई और सभी गांव वाले अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। बब्बन तांत्रिक भी ऐसे जानवर को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था और इसलिए बब्बन तांत्रिक को भी कुछ समझ नहीं आया और बब्बन उसे एक जानवर समझकर सरपंच जी के साथ हो लिया और भागकर सरपंच जी के घर के अंदर छुप गया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक देख रहा कि वो बड़ा सा जानवर चलकर उस गांव के अंदर आ गया और उसने गांव के अंदर आकर एक घर के दरवाजे को पकड़ा और उसे जोर से खींचकर तोड़ दिया। वो दरवाजा उसके हाथ लगाते ही जैसे उस दीवार से अलग हो चुका था और इसके बाद उस जानवर ने नीचे बैठकर उस घर की तरफ देखा। उस घर के अंदर एक छोटी सी बच्ची और एक बूढ़ी औरत थी। उस जानवर ने उस बच्ची और उस बूढ़ी औरत को पकड़ा और उन्हें पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले गया और इसके बाद वो जानवर जंगल में चला गया। उस जानवर के वहां से जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने सरपंच से पूछा, ये कैसा जानवर है? मैंने तो पहली बार देखा है। बब्बन तांत्रिक की बात सुनकर सरपंच जमीन पर बैठ गया और उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। इसके बाद रोते हुए उसने बब्बन तांत्रिक को बताया, आखिरकार वही हुआ जिस पर हमने कभी यकीन नहीं किया था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमसे कई बार कहा था, लेकिन हमने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब भुगतना होगा, पूरे गांव को भुगतना होगा इसका अंजाम। इसके बाद उन गांव वालों ने और उस सरपंच ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि ये जो हमारे गांव के अंदर आया था ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि ये सबसे खूंखार शैतान नरभक्षी था। नरभक्षी जो कि बस इंसानों को खाता है और अब इस गांव के अंदर शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए हमें कल सुबह ही इस गांव को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर ये नरभक्षी हमारे पीछे ना आ सके, वरना ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से पूछा कि आखिर ये नरभक्षी क्या है और कैसे इस गांव में इसका आतंक है, आखिर ये लोगों को क्यों मार रहा है। तब गांव के सरपंच ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि आज से करीब 400 साल पहले की बात है। यहाँ पर एक राजा रहा करता था और वो राजा काफी धर्मात्मा था, काफी अच्छा इंसान था। एक दिन कुछ ऋषि मुनि उसके यहाँ पर भोजन करने के लिए आए और ऋषि मुनियों को देखकर उस राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन जब उन ऋषि मुनियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था तब जो रसोइया भोजन बना रहा था उसका सब्जी काटते वक्त गलती से हाथ कट गया
और हाथ के कटने के बाद उसके हाथ के रक्त की कुछ बूंदें उन ऋषियों के लिए बनाए जा रहे उस भोजन में जा गिरी। लेकिन रसोइये ने इस बात को किसी को बताया नहीं। लेकिन जब उस भोजन को उन ऋषियों के लिए परोसा जा रहा था, तब उन ऋषियों ने उस भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऋषि काफी ज्ञानी और सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। उन्होंने इस बात को जान लिया कि इसके अंदर किसी का रक्त गिरा है, और इसलिए उन ऋषियों ने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुम हमें भोजन के रूप में नर रक्त का सेवन करा रहे हो, और ऐसा करके तुम हमारी बरसों की तपस्या और हमारे तपोबल को नष्ट करना चाहते हो। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के 2 दिन बाद से ही तुम स्वयं नर रक्त का और नर मांस का सेवन करोगे। जाओ राजन, हमारा तुम्हें ये श्राप है कि आज से 2 दिन बाद ही तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओगे, और अनंत काल तक तुम इसी रूप में भटकते रहोगे। ना तुम्हारी मृत्यु होगी और ना ही तुम्हारी ये देह छूटेगी। इसके बाद तुम जितने भी पाप कर्म करोगे, जितने भी लोगों को खाओगे, वो सब तुम्हारे पाप कर्मों में जुड़ते जाएंगे, और फिर तुम्हें नर्क का सामना करना होगा। तुम्हें भोगना होगा एक ऐसा घोर नर्क जिसमें तुम्हारे जन्मों जन्मांतर के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद सरपंच ने कहा कि ये श्राप देने के बाद वो ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन इसका उस राजा को काफी ज्यादा पछतावा हुआ। उस राजा को ये पता चल चुका था कि आज से 2 दिन बाद वो स्वयं एक नरभक्षी राक्षस के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि साधुओं का दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद उस राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। तब एक मंत्री ने राजा को बताया कि नरभक्षी बनने से पहले ही अगर आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पर कैद कर लें जहां से नरभक्षी बनने के बाद भी आप बाहर ना आ सकें, तो फिर हमारी प्रजा की रक्षा हो सकती है। लेकिन अगर आप यहीं पर नरभक्षी बन गए तो फिर आप स्वयं ही हमारी प्रजा को नष्ट कर डालोगे और आपको कोई मार भी नहीं सकता। और इसके बाद उस मंत्री की बात को मानकर वो राजा हमारे इस पहाड़ की ऊपर वाली चोटी के पास आया, और यहाँ पर उसने एक सुरंग खुदवाई, और उस सुरंग के अंदर वो स्वयं कूद गया। और उसने कूदने से पहले कहा कि मेरे कूदने के बाद इस गुफा को बंद कर देना, ताकि मैं इस गुफा से कभी बाहर ही ना आ सकूं। और इसके बाद उन सैनिकों ने ऐसा ही किया। वो सैनिक उस गुफा को बंद करके वहां से चले गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो राजा नरभक्षी बना था या नहीं। और धीरे धीरे करके ये बातें बस कहानियां बनकर रह गईं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें काफी बार मना किया था कि इस पहाड़ के ऊपर गांव मत बसाना। हो सकता है कि वो राजा आजाद हो जाए, लेकिन अगर वो राजा आजाद हुआ तो वो बाहर राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक नरभक्षी के रूप में आएगा। और इसके बाद सरपंच ने कहा कि शायद अब वो राजा आजाद हो चुका है, पर राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक नरभक्षी के रूप में।